इस दुनिया में कोई भी औरत उसके बराबर नहीं हो सकती, कम से कम उन औरतों के मुकाबले। वो फ्रेडी और मिसेस एंडरसन के जरिए कभी कभार उसे देख तो सकती थी, लेकिन सेलिना की मौजूदगी ने उसका सारा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स चकनाचूर कर दिया। वो आदमी शादीशुदा निकला, और वो भी तब जब किसी को भनक तक नहीं लगी उसने शादी कर ली थी। एक ऐसी औरत से जो बदनाम थी, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, न कोई खास टैलेंट, हर तरह से विवन से इन्फीरियर सिवाय उसके चेहरे के। सिर्फ शादी ही नहीं की, उसने उस औरत को खजाने की तरह संभाल कर रखा। वो उसे प्यार से बाहों में भरता, उसे किस करता, उसे चाहत देता, उसकी हिफाजत करता। उसी पल विवन को समझ आया, मर्द इमोशनलेस नहीं होते, बस उन्हें वो इंसान नहीं मिला होता जो उनके दिल की धड़कन बन सके। वन साइडेड लव और जेलसी का दर्द विवन के लिए असहनीय था। आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन शॉ फैमिली की बेटी अपनी बेइज्जती और बेबसी किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसने जल्दी से सिर झुका लिया। आंसू गिरते रहे, सिर झुका रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अंधेरी चमक उभर आई। उसे वो दवा याद आई जो उस औरत ने उसे दी थी। अगर वो सच में ऑस्वाल्डो को सेलिना से दूर कर सके, अगर वो उसे छोड़ दे और उसी तरह विवन से प्यार करने लगे जैसे सेलिना से करता है, तो सिर्फ उसका सपना पूरा नहीं होगा, शॉ फैमिली का संकट भी खत्म हो जाएगा। विवन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कस ली। उसके चेहरे पर बेबसी, उम्मीद और पागलपन से भरी डिटर्मिनेशन साफ झलक रही थी। डेजर्टेड आइलैंड पर सेलिना का स्पीच खत्म होते ही स्टूडेंट्स की आंखों में उसके लिए रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी। जब उसने देखा कि सब शांत हो चुके हैं, तो वो घूमी और हल्के लहजे में बोली, इनफ डाइग्रेशन, अब बात करते हैं कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है। केविन ने इंस्टिंक्टिवली कहा, वाई नॉट परस्यू द विक्ट्री। उन्हें भारी नुकसान हुआ है, हमारा मराल हाई है, ये बेस्ट चांस है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। सेलिना ने ठंडी नजर से उसे देखा। केविन, प्लीज याद रखो, यह नहीं करेंगे। रिचर्ड ने तुरंत पूछा, तो फिर क्या करेंगे? सेलिना ने थॉमस की टीम की डायरेक्शन में देखा। उसके ब्राइट रेड लिप्स पर हल्की सी पागल सी मुस्कान उभर आई। वेट करेंगे। केविन की भौहें सिकुड़ गईं। वेट फॉर व्हाट? सेलिना की मुस्कान और भी सदक्टिव हो गई। उनके अगले अटैक का इंतजार करेंगे और फिर एक बार उन्हें ट्रैप में पकड़ेंगे। केविन को अब भी यकीन नहीं हुआ। अवॉइड द स्ट्रॉन्ग, अटैक द वीक, लेकिन थॉमस वही गलती दोबारा नहीं करेगा। नो, ही विल। सेलिना की आंखें अंधेरी और अडिग थीं। अवॉइडिंग द स्ट्रॉन्ग तभी पॉसिबल है जब उनकी साइड पर कोई यूजलेस टीममेट न हो। दुर्भाग्य से उस टीम में सिर्फ यूजलेस टीममेट ही नहीं है, एक पिक टीममेट भी है, एरोगेंट, सेल्फिश, जिसे यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की कोई परवाह नहीं। केविन ने अब भी शक जताया, इवन इफ डायना एरोगेंट है, वो ओपनली कमांड सीज करने की हिम्मत नहीं करेगी। सेलिना ने धीरे धीरे मुस्कराते हुए कहा, वो कमांड सीज नहीं करेगी, लेकिन ये मत भूलो पूरी टीम की फायर पावर उसी के कंट्रोल में है। कल रात की इंटेंस बैटल में एनिमी ने न सिर्फ लोग खोए, बल्कि बहुत फायर पावर भी वेस्ट की। अगर उन्हें पलटवार करना है, तो फायर पावर रिप्लेनिश करनी ही होगी। और उस कमांडिंग स्टूडेंट पर जो मेंटल प्रेशर हमने डाला है, हमारे अटैक का इंतजार करने से बेहतर है वो रिस्क ले और जीत के चांसेस बढ़ाए। केविन की आंखों में चमक आ गई। तुम कहना चाहती हो डायना अपने फायदे के लिए पूरी टीम को फायर पावर से थ्रेटन करेगी? सेलिना हल्की से हंसी, यस, ये तो खुली बदनामी है। डायना एरोगेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा करेगी इम्पॉसिबल। जब तक वो ब्रेनलेस ना हो, कोई भी पूरी टीम के इंटरेस्ट्स अपने लिए इग्नोर नहीं करता। मिस टर्नर जानबूझकर मेरी गॉडेस को बदनाम कर रही है। डैम इट, अभी अभी लगा था कि उसमें कमांडर बनने की पोटेंशियल है, लेकिन अब वापस लेता हूँ अपने वर्ड्स। उसे लगता है सब उसी की तरह पेटी हैं। कुछ ही पलों में लाइव ब्रॉडकास्ट का बैराज सेलिना का मजाक उड़ाने से भर गया। सेल्फ राइचियसनेस, एम्प्टी टॉक, ओवर कॉन्फिडेंस। सेलिना की बातों के बाद और भी ज्यादा लोग थॉमस की टीम का लाइव स्ट्रीम देखने लगे, इस उम्मीद में कि उनकी मैकेनिकल गॉडेस अपनी स्ट्रेंथ और कैरेक्टर से मिस टर्नर को जोरदार जवाब देगी। और उसी वक्त थॉमस की टीम में वही हालात बन चुके थे जिनकी सेलिना ने भविष्यवाणी की थी।
मिलिट्री स्टूडेंट्स का एक ग्रुप डायना के नेतृत्व वाले मैकेनिक्स के सामने बदसूरत चेहरों के साथ खड़ा था। डायना इतनी मूर्ख नहीं थी कि लाइव कैमरा के सामने अपना असली मकसद उजागर करे। उसने जानबूझकर कैमरा से बचते हुए थॉमस को अपनी कंडीशंस बताईं। थॉमस ने उसे ठंडी नज़र से घूरा, आवाज़ बर्फ जैसी थी। मिस डायना, ये टीम की जीत से जुड़ा मामला है। प्लीज़ ओवरऑल सिचुएशन को प्रायोरिटी दीजिए। डायना ने बाहें बांध लीं। उसकी आंखों में ठंडी घमंड भरी चमक थी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फायर पावर दूंगी। अदरवाइज, जेसिका गुस्से से उछल पड़ी। सब हटो। वर्स्ट केस में नोट्स कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन आज इस ढोंगी औरत से लड़कर रहूंगी। डायना के पीछे खड़े कुछ मैकेनिक्स भी हिचकिचाने लगे। एक ने धीमी आवाज में समझाया, डायना, ये सही नहीं है। अगर ये स्टूडेंट्स बाहर जाकर हम पर आरोप लगा दे तो। शट अप, डायना ने ठंडे स्वर में डांट दिया। बाकी लोग मजबूरन चुप हो गए। डायना ने जेसिका को देखा और उसे याद आई कल रात की बेइज्जती जब उसे जमीन पर दबा दिया गया था। वो ठंडी हंसी, मैं भी टीम की जीत के बारे में ही सोच रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके पास हमसे कहीं ज्यादा लोग हैं? उनके पास मैप भी है और वो इवेंचुअली वापस आकर हमला करेंगे। तो फिर पहले स्ट्राइक क्यों न करें? स्ट्रॉन्ग बनकर क्यों न वार करें? या तुम सब इतने वीक हो कि बस यहाँ छिपकर एनिमी के अटैक का इंतजार करोगे? थॉमस ने उसे ठंडेपन से देखा और अचानक पूछा, मिस डायना, क्या मैं पूछ सकता हूँ दूसरी टीम की उस मैकेनिक से आपकी क्या पर्सनल दुश्मनी है कि आप उसे हटाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं? डायना की धड़कन एक पल को तेज हुई, लेकिन चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया। उसने थोड़ी उठाए और कहा, क्या किसी को नापसंद करने के लिए रीजन चाहिए? मैं हेज कंट्री की यंग जनरेशन की सबसे बेहतरीन मैकेनिक हूँ। कोई भी मेरे लेवल पर कंपेयर करने के लायक नहीं। और मुझे वो लोग सबसे ज्यादा नफरत हैं जो मेरी चमक चुराने की कोशिश करते हैं। बस उसे एलिमिनेट कर दो। मैं गारंटी देती हूँ, टीम को फ्री में इनफ फायर पावर सपोर्ट मिलेगा। चाहे वजह कितनी भी नोबल क्यों न हो, उससे धमकी का सच नहीं बदल जाता। थॉमस की तेज नज़र डायना पर पड़ी। उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, ये कॉम्पिटिशन के आउटकम से जुड़ा मामला है। हमें इस पर डिस्कशन करना होगा। इतना कहकर थॉमस ने गुस्से से डायना को घूरती हुई जेसिका का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। बाकी स्टूडेंट्स भी एक एक कर बाहर निकल गए। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मौजूद लोगों ने ये सीन नहीं देखा। उन्होंने बस इतना देखा कि टीम के कुछ की मेंबर्स अचानक स्क्रीन पर उदास और भारी चेहरे लेकर लौटे। और उसी पर स्पेक्यूलेशन की बाढ़ आ गई। थॉमस और बाकी लोग बहुत अनहैप्पी लग रहे हैं, कहीं सेलिना सही तो नहीं थी। हो सकता है ये कल रात के स्नीक अटैक की वजह से हो। आखिर उनकी टीम को भारी नुकसान हुआ है। बेवजह कंक्लूजन्स मत निकालो। थॉमस जेसिका को टेंट में ले गया और बोला, उसकी बात में दम है। केविन के अटैक का इंतजार करने से बेहतर है कि हम इनिशिएटिव लें। जेसिका गुस्से से फटने वाली थी। उसी की वजह से हमने इतने लोग खोए हैं। अगर अब पीछे हटे तो वो और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगी। थॉमस की आंखों में चालाकी की हल्की सी चमक आई। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनियन यूनिवर्सिटी के रिश्ते और रेप्यूटेशन से जुड़ा है। हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। जेसिका पलटकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार झुंझला कर चुप हो गई। थॉमस उसके करीब झुका और कान में फुसफुसाया, तुम खुद टीम को लीड करोगी। अगर दूसरी साइड पकड़ ले तो लेट इट बी। जेसिका की आंखें फैल गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? थॉमस की आवाज़ ठंडी हो गई। उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। कुछ ही मिनटों बाद डायना को थॉमस का ऑर्डर मिला लोगों को बाहर भेजने का। उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ फॉलोअर्स को लेकर गर्व से लौट आई। वो खुलकर मुस्कराए, अपने सारे वेपन्स मुझे दे दो। डोंट वरी, मेरी फायर पावर तुम्हें निराश नहीं करेगी। जेसिका ने ठंडी सांस ली। थॉमस की बात याद करते हुए उसने अपना गन डायना को थमा दिया। डायना ने खुद सबके वेपन्स रिलोड किए और मुस्करा कर बोली, तुम्हारी विक्टोरियस रिटर्न का इंतजार रहेगा। जेसिका का दिल जल उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो एक छोटी टीम लेकर निकल पड़ी। देखा, मेरी गॉडेस ने खुद वेपन्स रिलोड किए। अब कौन कहेगा कि उसने टीम को फायर पावर से थ्रेटन किया?
वो मिस टर्नर तो सच में मेरी गॉडेस को बदनाम कर रही है। कितनी गंदी सोच है उसकी। क्या सिर्फ मुझे लगा, या मिस टर्नर का अंदाज़ा बिल्कुल सही था? क्या थॉमस ने सच में किसी को मरने भेज दिया? दूसरी तरफ सलीना अपनी टीम को आराम से आगे ले जा रही थी, रास्ते का नज़ारा देखती, बातें करती हुई। जिसे पता न हो, वो समझे कि ये लोग वेकेशन पर आए हैं। सलीना सबसे आगे चल रही थी, होठों पर हल्की मुस्कान, वो सच में खुश लग रही थी। हैटी ने ऊपर देखा और पूछा, सलीना, क्या तुम्हें कमांड करना पसंद है? हैरानी की बात थी कि सलीना ने नीचे देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। आसपास सुन रहे सब लोग चौंक गए। अगर पसंद नहीं, तो कमांड के लिए इतनी जिद क्यों? सलीना मुस्कराए, कमांडिंग एक डेडली काम है। अच्छा कमांड करो तो दूसरों की जान मांगते हो, बुरा कमांड करो तो अपने लोगों की जान कुर्बान करते हो। जिसका दिल पत्थर का न हो, वो कमांडर बन ही नहीं सकता। ये सुनते ही सारे कैडेट्स चुप हो गए। यूनियन यूनिवर्सिटी का कमांड डिपार्टमेंट हर साल गिने चुने स्टूडेंट्स लेता है, और उनमें से भी ज़्यादातर बीच में ही छोड़ देते हैं। पहले उन्हें लगता था कि शायद इंटेलिजेंट लोग कम हैं। आज सलीना की बात सुनकर समझ आया, मसला इंटेलिजेंस का नहीं, बल्कि इतनी अक्ल रखने का है कि इंसान जिंदगी को नज़रअंदाज कर सके और अपने ऊपर पाप का बोझ उठा सके। लेकिन प्लानिंग मज़ेदार होती है। सलीना ने हैटी के बाल सहलाए, और थ्रिलिंग बैटल और जीत उससे भी ज़्यादा। इतना कहकर सलीना अचानक एक दिशा में देखने लगी। वो आ गए हैं। आसपास के लोग तुरंत चौकन्ने हो गए और उसी दिशा में देखने लगे। सलीना का चेहरा सख्त हो गया। अपनी आंखें वापस सॉकेट्स में डालो। सब कांप गए। सलीना की पहले दी हुई वार्निंग याद आ गई। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और उसके पीछे चल पड़े। सलीना ने कैजुअल लहजे में कहा, इन्फिल्ट्रेशन हो या एम्बुश, पहली शर्त ये है कि एनिमी को तुम्हारी प्रेजेंस का एहसास न हो। रियल बैटलफील्ड में तुम्हारी अभी जैसी एक सबकॉन्शियस मूवमेंट भी या तो शिकार को डरा सकती है, या तुम्हारी गलती का फायदा उठाकर एनिमी को काउंटर अटैक का मौका दे सकती है। गलती करने वाले स्टूडेंट्स कांपते हुए उसके पीछे चले। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सलीना ने सड़क किनारे से एक जंगली फूल तोड़ा और हाथ में घुमाया। आज तुम्हारे ओपोनेंट्स इतने शार्प नहीं हैं कि ये गलती पकड़ ले, उसने हल्के से कहा। इसलिए अभी इग्नोर कर देते हैं। सबने उसे अविश्वास से देखा। क्या वो उनका मजाक उड़ा रही थी? जैसे जैसे एनिमी पास आता गया, एक सोल्जर घबरा गया। कमांडर, वो बहुत पास आ गए हैं। क्या हमें फायर शुरू नहीं करनी चाहिए? अगर और देर हुई तो गोलियां बरसने लगेंगी। सलीना ने बिना पीछे देखे हाथ में पकड़ा फूल ऐसी सटीकता से फेंका कि वो सीधे उस सोल्जर के माथे पर लगा। मैं कहूँ वेट तो वेट, मैं कहूँ रिट्रीट तो रिट्रीट। फॉलो माय ऑर्डर्स। पूरी टीम टेंस हो गई। सबको पता था अगर एक और कैजुअल्टी हुआ तो सलीना की पनिशमेंट बहुत ब्रूटल होगी। अगर एक और इंसान खोया, सलीना ने शांति से कहा, तो पूरी स्क्वाड आज रात ड्रेस पहनकर डांस करेगी। ये सुनते ही सब सिहर गए। उन्होंने तुरंत चेहरे नॉर्मल बनाए, डर छिपाने की कोशिश करते हुए। उधर बैटलफील्ड के दूसरी ओर जेसिका ने धीरे से साथी से कहा, इन सब को मच्छर ने काट लिया है क्या? इनके चेहरे ऐसे क्यों बने हुए हैं? शक होने पर उन्होंने ध्यान से देखा। सलीना अब टीम के बीच में थी। केविन और रिचर्ड आगे थे। यास्मिन कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, शायद मैकेनिक की गार्ड कर रही थी। चेहरों के अजीब एक्सप्रेशंस के अलावा सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एनिमी टीम ने मैकेनिक को ढूंढने का मन बना लिया और निशाना साधा सलीना पर। 20 बंदूकें एक साथ उसकी तरफ उठी, लेकिन ट्रिगर दबने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक पीछे से एक ठंडी सी आवाज आई, देखना चाहोगी किसके हाथ ज्यादा तेज हैं? ग्रुप को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जेसिका ने फौरन अपनी गन घुमाई, लेकिन उनके पीछे काली बंदूकों की नालें पहले ही सबके वाइटल पॉइंट्स पर टिकी हुई थी। जरा सी हरकत होती और वही गोली मार दी जाती। जेसिका ने बिना देर किए फैसला लिया। उसने अपनी गन नीचे रख दी, दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा दिए और सीधे यास्मिन की तरफ देखते हुए बोली, आई एम हियर टू नेगोशिएट विथ यू। यास्मिन का भावहीन चेहरा हल्का सा हिला। अभी अभी पहुंचे लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उद्धरण चिन्ह
सब जानते थे 2 देशों की जंग में दूतों को नहीं मारा जाता। ये चाल वाकई बेहद नीच और बेशर्म थी। सलीना हल्के से हंसी। तो बताओ। लड़की की आवाज सुनकर जेसिका ने सिर घुमाया। वो देखती है ग्रुप के बीच से एक बेहद खूबसूरत लड़की आगे आ रही है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, नाजुक सा लुक। जेसिका ने उसे घूरते हुए कहा, मैं केविन को ढूंढ रही हूँ, तुम्हें नहीं। काश इसे अभी मार ही दिया होता। सलीना ने उस तेज तर्रार, हिंसक लड़की को देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। यास्मिन ने सलीना की ओर इशारा करते हुए कहा, केविन को डिमोट कर दिया गया है, अब वही हमारी टीम की नई कमांडर है। जेसिका और केविन दोनों एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। जेसिका ने केविन को तिरस्कार से देखा। तुम एक मर्द हो और फिर भी किसी आउटसाइडर ने तुम्हारी जगह ले ली। अपने एंसेस्टर्स का सामना कैसे करोगे? केविन के पास कहने को कुछ नहीं था, इसमें उसके एंसेस्टर्स कहाँ से आ गए? जब जेसिका को यकीन हो गया कि कमांड सच में ट्रांसफर हो चुकी है, तो उसने सलीना की तरफ देखते हुए कहा, थॉमस ने मुझसे पूछने को कहा है, तुम्हारी डायना से इतनी गहरी दुश्मनी क्या है कि तुमने हमारी पूरी टीम को घसीटकर इस हालत में ला दिया? दूसरी तरफ से उसे खत्म करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट में हो रहा था और थॉमस पहले ही उसे दोनों बड़ी ताकतों के रिश्ते को लेकर सावधान कर चुका था, इसलिए उसके शब्द काफी संयमित थे। सलीना मुस्कुराए, ये कहानी लंबी है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि उसने तुम्हारी टीम में क्या किया है। क्या मैं तुम्हारी गन देख सकती हूँ, क्लासमेट? जेसिका की एक्सप्रेशन तुरंत अलर्ट हो गई। भले ही जंग में दूतों को नहीं मारा जाता, लेकिन अभी अभी हॉस्टाइल मूव किया गया था। कौन जानता था कि सामने वाला मौका देखकर सबको ही खत्म न कर दे। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर नहीं दिखाना चाहती तो कोई बात नहीं, बस उस पेड़ पर एक गोली चला सकती हो। जेसिका ने अजीब सा देखते हुए पूछा, क्यों? सलीना की आंखों में ठंडक उतर आई। डोंट वरी, अगर मुझे तुम्हें खत्म करना होता तो अब तक कर चुकी होती। जेसिका ने सोचा, अगर सलीना ने पीछे एम्बुश लगाया होता तो उन्हें पहले ही पकड़ लिया जाता। अभी हमला नहीं किया तो अब करना भी बेकार लगता था। उसे जाते वक्त थॉमस की कही बातें याद आ गईं। जेसिका ने गन उठाए और सलीना के बताए पेड़ पर गोली चला दी। बैंग! सबने साफ देखा, गोली सीधी तने को चीरती हुई निकल गई और सफेद धुआं उठने लगा। अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया। जेसिका ने कांपती आवाज में कहा, मेरी गन में रियल बुलेट कैसे आ गई? सिर्फ वही नहीं, लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे लोग भी सन्न रह गए। ये स्कूल की ब्लैंक राउंड तो हो ही नहीं सकती। ब्लैंक से इंसान को दर्द तक नहीं होता। अगर ये किसी को लग जाती तो वही मर जाता, राइट? स्कूल सिर्फ ब्लैंक बुलेट्स देता है। जेसिका की गन को सिर्फ डायना ने छुआ था और सलीना पहले ही कह चुकी थी कि डायना यूनियन यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करके उसे मारना चाहती है। ये तो डरावना है। इम्पॉसिबल! मेरी गॉडेस इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? मिस टर्नर ने शुरू से आखिर तक जेसिका की गन को हाथ नहीं लगाया। हमने सब देखा है, सिर्फ डायना ने उसे छुआ था। सलीना की मुस्कान और ठंडी हो गई। उसने जेसिका के साथ आए लोगों को देखा। बिना सलीना के कहे उन छात्रों ने अपनी अपनी गन्स उठाई, पेड़ की तरफ एम किया और ट्रिगर दबा दिया। बैंग बैंग लगातार आवाजें गूंजती रहीं। 20 छात्रों की गन्स से रियल बुलेट्स निकलीं। जेसिका और उसके साथी बुरी तरह डर गए, पसीने से तर हो चुके थे। अगर उन्होंने अभी अभी सच में सलीना पर हमला कर दिया होता तो नतीजा क्या होता? केविन और बाकी लोगों के चेहरे से आखिरी गर्माहट भी गायब हो चुकी थी। सलीना की गहरी काली आंखें जेसिका पर टिकी थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तो मिस, क्या यूनियन यूनिवर्सिटी इस कंपटीशन का इस्तेमाल हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को मारने के लिए कर रहा है? नहीं, जेसिका को हालात की गंभीरता समझ आ चुकी थी। ये इल्जाम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हमारे स्कूल ने जो बुलेट्स दी थी वो सब ब्लैंक्स थीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारी टीम में फायर पावर डायना के हाथ में है, बुलेट्स बदलने वाली वही है। आपको मारना डायना चाहती है, यूनियन यूनिवर्सिटी नहीं। सलीना की मुस्कान और फैल गई। लेकिन गन्स लेकर यहाँ आने वाले तुम लोग हो।
फायर करने वाले भी तुम ही हो। भले ही डायना और मेरे बीच प्राइवेट ग्रजेस हों, लेकिन हम दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। अपने लोगों की तुलना में मुझे तुम पर शक करना ज्यादा सही नहीं लगेगा। जेसिका का चेहरा पीला पड़ गया। ये हम नहीं हैं। डायना ने ही थॉमस पर दबाव डालकर हमें यहाँ भेजा। फेलिक्स को भी उसी ने भेजा था ताकि थॉमस को मजबूर किया जा सके। बाद में थॉमस ने किसी को भेजने से मना कर दिया, लेकिन डायना ने टीम की फायर पावर का इस्तेमाल करके हमें धमकाया। अगर हम तुम्हें एम्बुश करने नहीं आते तो वो हमें ज़रूरी बुलेट्स ही नहीं देती। थॉमस को उसके इरादों पर शक हुआ, इसलिए उसने मुझे केविन को ढूंढने भेजा। अगर मौका मिलता तो हम तुम्हें मार देते, नहीं मिलता तो केविन के साथ कोऑपरेट करते। यूनियन यूनिवर्सिटी के लोग तुम्हें क्यों मारना चाहेंगे? सलीना हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारी बातों में दम है। मैं तुम्हारी बात मान भी सकती हूँ, लेकिन एविडेंस कहाँ है? जेसिका के पास कोई जवाब नहीं था। सलीना ने उस भोली लेकिन घमंडी लड़की को देखा। उसकी आंखें गहरी थीं। क्या तुमने सोचा है अगर आज सच में मैं तुम्हारे हाथों मर जाती और तुम डायना की इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं कर पाते, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट और बाहर की पब्लिक ओपिनियन किसकी तरफ जाती? डायना की या यूनियन यूनिवर्सिटी के खिलाफ? उस वक्त तुम्हारा क्या होता? तभी जेसिका को एहसास हुआ ये हालात कितने डरावने थे। अगर सलीना यहाँ मर जाती तो वो और थॉमस जिंदगी भर खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते। जेसिका ने सिर उठाया और सलीना को घूर कर देखा। क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करती हो? सलीना मुस्कुराए। ऑफ कोर्स। जेसिका ने राहत की हल्की सी सांस ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगी एविडेंस ढूंढने में। सलीना ने सिर हिलाया। नो नीड। आखिरकार ये सब यंग लोग उसकी वजह से ही फंसे थे। सलीना इन साफ सुथरी जिंदगियों पर और साया नहीं डालना चाहती थी। जेसिका ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? सलीना ने मुस्कुराकर सवाल किया, क्या तुम उस औरत से बदला लेना चाहती हो? जेसिका की आंखें अचानक चमक उठीं। आई डू। वो तो पहले ही तय कर चुकी थी कि वापस जाकर कपड़े बदलेगी और डायना के डॉग हेड की अच्छे से धुनाई करेगी। लेकिन सलीना की बात सुनते ही उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पास उसे ठीक करने का कोई तरीका है? सलीना ने उंगलियां चटकाईं। यास्मिन और बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए, रास्ता छोड़ते हुए। सलीना ने मुस्कुराकर जेसिका से कहा, सिंपल है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम वापस जाकर अपने कमांडर से कह देना कि अगला चैलेंज कैडेट्स के बीच होगा। और रही बात डायना की हर चीज को गोल्ड प्लेट करने वाली स्कीम की, उसे हल जाने दो। जेसिका के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखी, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वो गुस्से में बोली, लेकिन हमारे पास फायर पावर ही कम है। अगर वो औरत हमें सपोर्ट नहीं देगी तो हम तुमसे कैसे लड़ेंगे? पहले ही उनकी संख्या कम थी, ऊपर से अगर हथियारों में भी कमी रही और सामने वाला इतना टफ हुआ तो ये तो सीधा डेड एंड था। सलीना मुस्कुराए। तुम्हारी मौजूदा फायर पावर 7 दिन तक नहीं, लेकिन 1 दिन के लिए जरूर काफी है। कहते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। रिचर्ड, जो उसके सबसे पास था, इंस्टिंक्टिवली अपनी कमर से चाकू निकालकर उसे थमा दिया। सलीना ने चाकू लिया और जमीन पर झुककर कुछ बनाने लगी। जब वो खत्म कर चुकी तो चाकू की नोक एक जगह टिकाकर बोली, 1 दिन के अंदर विनर का फैसला यही होगा। जेसिका सलीना के बनाए नक्शे को घूरती रही। वो भले ही सिंपल था, लेकिन उसमें लगभग पूरा टेरेन शामिल था। वो पूरी ताकत से उसे याद करने लगी। याद करते हुए उसने कहा, मुझे नहीं पता थॉमस मानेगी या नहीं। आखिर कैडेट्स के लिए मिशन हमेशा टॉप प्रायोरिटी होता है। वो मान जाएंगे। सलीना मुस्कुराई। अगर नहीं मानते तो जेसिका यहाँ होती ही नहीं। या फिर तुम डायना की धमकियों में फंसकर उसकी ओबीडिएंट गिल्डेड टूल बनना चाहती हो? जेसिका ने ठंडी हंसी छोड़ी। उसे यकीन था कि वो सब याद कर चुकी है। उसने गन कंधे पर टांगी और बोली, मैं ये बात अपने कमांडर तक पहुंचा दूंगी। सलीना मुस्कुराए। थैंक यू। जेसिका ने हाथ हिलाया और अपने लोगों के साथ मुड़कर चल दी। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुकी, पलटी और पूछा, तुम डायना से कहीं ज्यादा प्लीजिंग लगती हो। तुम्हारा नाम क्या है? सलीना के छोटे से सफेद चेहरे पर एक साफ, हल्की सी मुस्कान फैल गई। सलीना। जेसिका ने हाथ हिलाया। आई रिमेंबर दैट। इतना कहकर वो अपने लोगों के साथ चली गई।
केविन ने जेसिका को जाते हुए देखा और अचानक उसे सुबह सलीना की कही बातों का मतलब समझ आ गया। सलीना ने कहा था कि वो उन्हें लीड करना चाहती है, एक ऐसी लड़ाई में जो सैटिस्फाइंग और एक्सिलरेटिंग हो। और ये दम सिर्फ उनकी टीम नहीं थी, बल्कि थॉमस और उसकी टीम भी। इस औरत ने सच में वही किया जो कहा था। उसने यूनियन यूनिवर्सिटी को अपने और डायना के झगड़े में नहीं घसीटा, लेकिन इसी रास्ते से उसने डायना का सक्सेस का सपना तोड़ दिया और उसे सीधे गिरा दिया। लाइव स्ट्रीम में लोग पेड़ के तने में बने उन काले छेदों को घूरते रहे जो बुलेट से बने थे। काफी देर देखने के बाद सबको एक सच्चाई माननी पड़ी। डायना ने सच में जेसिका की टीम का इस्तेमाल करके मिस टर्नर को हटाने की कोशिश की। कितनी नीच हरकत है। शुरू में मुझे अजीब लगा था, एक ही टीम में एक से ज्यादा शूटर क्यों थे। थॉमस ने शुरुआत में ही फेलिक्स को क्यों भेजा, और विनिंग सिचुएशन में भी फेलिक्स कैसे चूक गया। अब समझ आया, शायद उन्हें शुरू से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। कितनी जहरीली औरत है। उसने हमारे यूनियन यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करके डिसेंटर्स को हटाने की कोशिश की। सलीना सही थी, उसने टीम की फायर पावर से थॉमस को धमकाया और उनसे हत्या करवाना चाहा। सोचो, अगर जेसिका की टीम सच में टर्नर फैमिली की मिस टर्नर को मार देती तो क्या होता। सच में मन करता है उस बेशर्म औरत को गोली मार दूं। लगभग यूनियन यूनिवर्सिटी के सारे छात्र लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। जेसिका द्वारा डायना की हरकतें बताने के बाद ज्यादातर लोग गुस्से से भर गए। जो पहले डायना की तारीफ करते थे, उन्होंने भी अब उसका बचाव नहीं किया। आखिर आइडल से ज्यादा भरोसेमंद अपने क्लासमेट और कॉमरेड्स होते हैं। जहां तक सलीना की बात थी, स्क्रीन पर सबने साफ देखा था कि उसने शुरू से आखिर तक किसी भी रियल बुलेट वाले हथियार को हाथ नहीं लगाया। उस पर इल्जाम लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये सब देखने के बाद जेसिका की टीम से जुड़े ज्यादातर टीचर्स ने एक साथ स्कूल प्रिंसिपल को कॉल करके मामला रिपोर्ट किया। रिसर्च इंस्टीट्यूट के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल मौत सा भारी और खामोश था। सभी हाई लेवल ऑफिशियल्स के चेहरे बदसूरत हो चुके थे। सलीना और डायना के बीच की दुश्मनी वो किसी जांच से बेहतर जानते थे। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये काम डायना का ही था। उन्हें हैरानी इस बात की नहीं थी कि डायना ने सलीना पर हाथ डाला, बल्कि इस बात की थी कि उसने इतनी बेवकूफ़ी से यूनियन यूनिवर्सिटी की आंखों के सामने ऐसा कर डाला। अगर यूनियन यूनिवर्सिटी ने उसे पकड़ लिया तो रिसर्च इंस्टीट्यूट उसे बचा पाए या नहीं, ये छोटी बात थी। असली खतरा ये था कि इससे रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनियन यूनिवर्सिटी के बीच सीधी दुश्मनी हो सकती थी। पहले हमें कैसे नहीं दिखा कि डायना इतनी स्टूपिड है। और उससे भी बड़ी बात, इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में एक ग्रेट गॉड बैठा हुआ था। भले ही ऑस्वाल्डो अभी भी सलीना को देख रहा था, लेकिन लगभग हर कोई महसूस कर सकता था कि उस आदमी की प्रेजेंस और भी ठंडी और भी दबाव वाली हो गई है। जो उसके पास बैठे थे वो डर के मारे बिल्कुल चुप हो गए। फ्रेडी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगर इस वक्त डायना उसके सामने होती तो वो अपना आपा खो बैठता और उसे वहीं मार डालता। उसने सोचा था कि डायना अगर सलीना को मारेगी तो बहुत छुपे हुए तरीकों से करेगी, लेकिन उसने तो सबके सामने ऐसा कर दिया। ये बेवकूफ़। इसी सन्नाटे में माहौल हल्का करने के लिए हेनरी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक कॉन्फ्रेंस रूम की खामोशी में फ़ोन की घंटी बज उठी। शांत माहौल में रिंगटोन बहुत साफ सुनाई दी। सबकी नज़रें अपने आप उस तरफ चली गईं। फ़ोन हेनरी के पास था। हेनरी ने नंबर देखा, उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने कॉल उठा ली। प्रिंसिपल मार्शल। उसके बोलते ही दूसरी तरफ से एक ताकतवर महिला आवाज़ आई, ला फैंग, बेहतर है तुम पक्का कर लो कि जो मैकेनिक तुमने भेजी है वो सच में क्लीन हो। अगर मुझे पता चला कि उसने यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल डिसेंटर्स को ख़त्म करने के लिए किया है तो मैं खुद उसे कुचल दूंगी। हेनरी ने मन ही मन उस ईवल वुमन को कोसा, लेकिन आवाज़ को शांत रखते हुए बोला, इस मामले में ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप भी जानती हैं कि डायना का फ्यूचर कितना ब्राइट है। वो जल्द ही रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनने वाली है। वो ऐसा काम कैसे कर सकती है जिससे दूसरों को नुकसान और खुद को फ़ायदा हो, और वो भी इतने लोगों के सामने। ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो सलीना पर शक डालना चाहता था, लेकिन ऑस्वाल्डो की मौजूदगी याद आते ही उसे नरमी से बोलना पड़ा, कृपया काम रहें। बच्चे जब बाहर आएंगे तो हम सब साफ साफ पता लगा लेंगे।
ये बकवास मुझे मत सुनाओ। दूसरी तरफ वाला साफ तौर पर गुस्से में था। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। क्या तुम कहना चाहते हो कि यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जानबूझकर अपनी गन्स में रियल बुलेट्स डाली और मिस टर्नर को मारने गए? हेनरी साफ तौर पर इस औरत से निपटते हुए सिरदर्द महसूस कर रहा था। प्रिंसिपल मार्शल, प्लीज काम डाउन। इस मामले पर इंस्टीट्यूट जरूर यूनियन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेनेशन देगा। अगर मेरे यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जरा सी भी हानि हुई तो तुम मुझे कौन सा एक्सप्लेनेशन दोगे? मुझे कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हेनरी भी भड़क उठा और चिल्लाया, प्रिंसिपल मार्शल, अभी तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और कोई कंक्लूसिव एविडेंस भी नहीं है। आप कैसे मान सकती हैं कि वो बुलेट्स जरूर डायना ने ही डाली होंगी? ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने आपके खरीदे हुए ब्लैंक बुलेट्स में रियल बुलेट्स मिला दी हों, सिर्फ उसे फंसाने के लिए। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी हंसी हंसी। हेनरी, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास दिमाग नहीं है? तुम इतने देर से घुमा फिराकर बात कर रहे हो, टर्नर फैमिली पर ब्लेम डालना चाहते हो ताकि मुझे लगे कि सब उन्हीं ने किया है, राइट? पैट्रिक की ठंडी नज़र तुरंत उस पर टिक गई। हेनरी का चेहरा काला पड़ गया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रिंसिपल मार्शल ने उसे बीच में ही काट दिया। मुझे साफ साफ बता दूं, टर्नर फैमिली से ज्यादा शक मुझे तुम जैसे सेल्फ राइचस बूढ़ों पर होता है। और वो डायना, मैं उसे शुरू से ही समझ गई थी। मेरी स्टूडेंट्स के साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है उसे जिंदगी से ऊब हो गई है। हेनरी का सिर शोर से फटने को हो रहा था। यूनियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट, जो एक साधारण बैकग्राउंड से निकलकर जबरदस्त मिलिट्री अचीवमेंट्स तक पहुंची थी, सेना में डरावनी भूत के नाम से मशहूर थी क्योंकि वो लोगों को जुबानी ऐसे तोड़ देती थी कि सामने वाला खून उगल दे। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो थोड़ी रिस्ट्रेंड हुई थी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए उनका प्यार और प्रोटेक्शन आज भी वैसा ही था। कम से कम उनके बाहर आने तक तो वेट करिए, फिर एविडेंस के साथ बात करेंगे। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फाइन, ये मामला बहुत बड़ा है। मैं एविडेंस का इंतजार कर लूंगी, फिर उस छोटी बिच से निपटूंगी। लेकिन अगर उसने अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कमांड में दखल दिया, कॉम्बैट के दौरान स्टूडेंट्स की फायर पावर रोक ली और मिशन को मुश्किल में डाला, तो क्या ये भी मेरे स्टूडेंट्स की बनाई हुई कहानी है? हेनरी की पलकों में जोर से झटका लगा। वो गुस्से में चिल्लाया, इस बात का इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह उसका पर्सनल एक्ट है। अगर ये सच निकला तो इंस्टीट्यूट कभी उसे कवर नहीं करेगा। बस यही सुनना था, प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी आवाज में कहा और फोन काट दिया। उसकी आंखों में साफ कत्ल का इरादा था। इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने देखा कि यूनियन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट ने खुलेआम हेनरी को डांट दिया। सबके चेहरे नीले काले पड़ गए। स्क्रीन पर डायना को देखते हुए उनकी नाखुशी और बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो डायना कभी रिसर्च डिपार्टमेंट की शान मानी जाती थी, वो अचानक इतनी गड़बड़ कैसे हो गई। ऑस्वाल्डो की नज़र सेलिना से एक पल के लिए भी नहीं हटी। वो स्क्रीन पर उसे देखता रहा, कैसे वो शांति से हर मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट को अरेंज कर रही थी, कैसे सब कुछ परफेक्ट तरीके से संभाल रही थी। उसकी लंबी काली पलकें नीचे झुकी थीं, बिल्कुल तितली के पंखों की तरह। उसकी पत्नी सच में बहुत जेंटल थी। पास खड़े असिस्टेंट ने धीमी आवाज में पूछा, मास्टर, क्या हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट को वार्न करना चाहिए? ऑस्वाल्डो की आवाज ठंडी थी। नो नीड। सेलिना डायना को तब तक मरने नहीं देगी जब तक वो खुले और फेयर तरीके से सेक्रेड पर्ल वापस नहीं ले लेती। उसकी लिटिल बेबी बुराई से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। डायना ने उससे इतना अहम चीज चुराई थी और उसका बदला सिर्फ एक सिंपल कदम नहीं होने वाला था। डिसग्रेस तो बस शुरुआत थी। सेलिना उसे एक एक करके सब कुछ खोने पर मजबूर करेगी, उसे इन्फेमस बनाएगी और फिर पूरी तरह अबिस में धकेल देगी। इतनी जेंटल और इतनी पावरफुल और इतनी काइंड। ऑस्वाल्डो के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी भूतिया आंखें स्क्रीन के पार फिर सेलिना पर टिक गईं, गहरी चाह से भरी हुई। जेसिका के लौटते ही डायना बेचैनी से आगे बढ़ी। क्या कामयाब हुए? अगर वो फेल हुए होते तो वापस आ ही नहीं सकते थे। उनका लौटना, क्या इसका मतलब था कि सेलिना मर चुकी है? डायना ने घबराकर अपनी हथेली भींच ली। उसे पता था कि इस बार उसने बहुत बड़े लूपहोल्स छोड़ दिए हैं।
लेकिन 3 महीने की डेडलाइन पास आते ही वो और ज़्यादा एंग्शियस हो गई थी और रिस्क लेना ज़रूरी हो गया था। बस सेलिना मर जाए फिर सब वर्थ इट होगा। जेसिका ने ठंडी हंसी हंसी और घृणा से उसे देखा। उसके पीछे खड़े सभी लोग डायना को सर्द, अनफ्रेंडली नज़रों से घूर रहे थे। डायना गुस्से में चिल्लाए, ये एटीट्यूड क्या है, हट रास्ते से। जेसिका ने उसे जोर से धक्का दिया और सामने आ रहे थॉमस को खींचते हुए बोली, तुम लोग हमारी इस महान मैकेनिक मिस की अच्छे से प्रोटेक्शन करना, कहीं इधर उधर न घूमे, कौन जाने कब गोली लग जाए। जेसिका के साथ लौटे स्टूडेंट्स ने तिरछी मुस्कान के साथ डायना को घूरा। जेसिका, आप कमांडर से आराम से बात कीजिए, हम मिस बैरट की पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। डायना को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसका दिल हल्का सा डूब गया। उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। मैं टीम की मैकेनिक हूँ, तुम लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। किसी ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। डायना आगे बढ़ने लगी, लेकिन स्टूडेंट्स ने उसे और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया, कहीं जाने नहीं दिया। तुम लोग, मिस बैरट, हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रूल्स मानते थे, लेकिन वो सबसे एरोगेंट और जेलस भी थे। उकसाने पर वो इंस्ट्रक्टर्स से भी भिड़ जाते, फिर उस औरत को क्यों बख्शते जिसने उन्हें नीच मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर कमांड का डर न होता तो वो अभी डायना को मैनर्स सिखा देते। जेसिका थॉमस को खींचकर एक कोने में ले गई। पक्का कर लिया कि डायना सुन न सके, फिर उसने सेलिना का मैसेज उसे बता दिया। थॉमस जितना सुनता गया, उसकी आंखें उतनी ही चमकती चली गईं। खासकर जब उसने सेलिना द्वारा बताई गई लोकेशन सुनी, तो उसके चेहरे से सारी गंभीरता गायब हो गई और वो फिर से जिंदा हो उठा। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट जल उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, एक्सीलेंट। इतना कहकर वो मुड़ा और टीम की तरफ चल पड़ा। जेसिका उसके पीछे पीछे गई। थॉमस ने हाथ उठाया और पल भर में सारे स्टूडेंट सीधे खड़े हो गए, फॉर्मेशन में। तभी डायना को मौका मिला और वो गुस्से में चिल्लाए, कमांडर, आपकी टीम के लोग अभी क्या कर रहे थे? ऊपर से आए ऑर्डर्स की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस डायना। थॉमस ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी। हमें अभी अभी लेटेस्ट इंटेलिजेंस मिली है। दूसरी तरफ ने हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और फाइनल राउंड से पहले किसी भी मैकेनिक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अब से आप फ्रीली एक्ट कर सकती हैं। यूनियन यूनिवर्सिटी जीते या हारे, उसके बाद हम स्वाभाविक रूप से किसी को भेजकर आपको कंपटीशन के फिनिश लाइन तक पहुंचा देंगे। जेसिका का लाया हुआ मैसेज साफ था। वो डायना जैसे बर्डन को हटाना चाहते थे और कंपटीशन में पूरी ताकत झोंक देना चाहते थे। और यही थॉमस भी सबसे ज्यादा चाहता था। ये सुनते ही डायना का चेहरा बुरी तरह बदल गया। तुम लोग पागल हो गए हो, अभी तो दूसरा दिन ही है। वो यहाँ नाम कमाने आई थी। डायना ने सोचा था कि सेलिना को हटाने के बाद अगले कुछ दिनों में वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगी, टीम का दिल फिर से जीत लेगी, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में खुद को एक पावरफुल और ब्यूटीफुल फिगर के रूप में एस्टैब्लिश करेगी, ताकि डिस्ट्रिक्ट 6 में एंट्री के लिए उसके पास और ज्यादा चिप्स हों। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि क्विक सक्सेस और इंस्टेंट बेनिफिट्स की उसकी उतावली ही उसे भारी पड़ने वाली है। सबसे अहम बात यह थी कि थॉमस ने अभी अभी चैलेंज का जिक्र किया था। इसका मतलब था कि जेसिका की अगुवाई वाली टीम उन्हें एम्बुश करने नहीं आई थी। टीम ने सेलिना की टीम के साथ उसकी जानकारी के बिना ही आपसी सहमति बना ली थी। डायना गुस्से से भड़क उठी। मैं इससे अग्री नहीं करती। तुम्हारा प्राइमरी मिशन मुझे प्रोटेक्ट करना है। थॉमस ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस डायना, आप गलत समझ रही हैं। ये यूनियन यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आपकी सेल्फ प्रमोशन का स्टेज नहीं। हमें आपको प्रोटेक्ट करने का मिशन जरूर मिला है और आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती, हम आपको सेफली फिनिश लाइन तक एस्कॉर्ट करेंगे। डायना इतना गुस्सा हो गई कि उसे लाइव ब्रॉडकास्ट की भी परवाह नहीं रही। तुम लोग इतने हो और मैं समय पर इनफ फायर पावर सप्लाई नहीं कर सकती। अगर हम हार गए तो क्या तुम्हें इम्प्रॉपर कमांड के आरोप से डर नहीं लगता? उसके शब्दों में साफ धमकी छिपी थी। थॉमस का चेहरा सख्त हो गया। मिस बैरेट, आप निश्चिंत रहें। यूनियन यूनिवर्सिटी के लिए आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। आगे से फायर पावर के लिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे।
डायना का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। थॉमस मुड़ा, सामने खड़े स्टूडेंट्स को देखा और गंभीर आवाज में चिल्लाया, स्क्वाड 10 कॉलम्स में स्टैंड इन। सारे स्टूडेंट्स तुरंत हरकत में आए और चौकोर फॉर्मेशन में अटेंशन पर खड़े हो गए। थॉमस फॉर्मेशन के सामने हाथ पीछे बांधे स्थिर आवाज में बोला, वेरी गुड, अब करंट सिचुएशन एनालाइज करते हैं। अब तक हमने 66 कॉमरेड्स खोए हैं और दूसरी तरफ ने 20 कॉमरेड्स। लगभग 50 लोगों का गैप है। इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में इसका क्या मतलब है, समझते हो? मौके पर मौजूद सभी ने सिर झुका लिया। उनके चेहरों पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। करीब 50 लोगों का फर्क, इसका मतलब था कि उनके पास कोई एडवांटेज नहीं था, जीत की उम्मीद भी बहुत कम। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही इस एक्सरसाइज में उन्होंने इतने साथियों को खो दिया था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब सबका हौसला टूट रहा था, तभी थॉमस ने अचानक आवाज ऊंची की, नथिंग represents anything। सबने हैरानी से सिर उठाया। थॉमस गर्जा, 50 लोग कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारे पास 134 लोग हैं। क्या हम 50 लोगों का गैप भर नहीं सकते? इतिहास में कितनी ही लड़ाइयां कम संख्या में जीत ली गई हैं। फिर हम क्यों नहीं जीत सकते? बस 50 लोगों का फर्क है और हम उन्हें सूनर और लेटर वापस लेंगे, राइट? यस। थॉमस की आवाज भारी हो गई, दुख और गुस्से से भरी। कल सुबह हमने अपना शार्पशूटर खोया। बीती रात टीम पर हमला हुआ और 65 कॉमरेड्स शहीद हुए। ब्रदर्स, क्या तुम अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेना चाहते हो? यस। एक दहाड़ ने पूरे माहौल को हिला दिया। थॉमस ने सिर उठाया और सामने पहाड़ की ओर बिजली सी नजर से देखते हुए बोला, मौका सामने है ब्रदर्स, चलो उनका बदला लेने और साथ ही उस नए कमांडर से मिलने जिसने केविन को विलिंगली पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसी समय सलीना सलीके से खड़ी अपनी टीम के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज नर्म थी। क्या तुम्हें पता है सबसे डरावना सोल्जर कौन होता है? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी, हर शब्द सबने सुना। रिचर्ड ने पूछा, जो सबसे ज्यादा बैटल्स जीतता है। यास्मिन बोली, जो सबसे ज्यादा किल्स करता है। केविन की आंखों में चमक आई। अवेंजर। सलीना मुस्कुराए। पेड़ों से छनकर आती हल्की सुनहरी धूप उसके नाजुक उजले गालों पर पड़ रही थी, उसे और भी सुंदर और मासूम बना रही थी। इन लंबे चौड़े सख्त छात्रों के बीच उसका टेम्परामेंट अलग लग रहा था, फिर भी उसमें एक अजीब सी हार्मनी थी। लोन वुल्फ, उसने कहा। सबने हैरानी से सिर उठाया। और आज हम जिस चीज का सामना करने जा रहे हैं। सलीना मुड़ी और सामने पहाड़ की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन था। वो है लोन वुल्फ्स का झुंड। मौसम साफ है। मिलिट्री स्टूडेंट्स हमें पीछे छोड़कर जा चुके हैं। अब हम क्या करें? डैम सलीना, कल तक ये स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंडली थे और आज अचानक पलट गए। जरूर इसी ने पीछे से कुछ किया होगा। मैंने पहले ही कहा था, ये रिसर्च डिपार्टमेंट में पोजीशन लेने के बजाय हमारे साथ यहाँ क्यों आए? इसके इरादे ठीक नहीं हैं। मिलिट्री एकेडमी कंपटीशन लगभग खत्म है, अब बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है। हमने कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन नहीं किया। मिस्टर शॉ को क्या जवाब देंगे? टॉप 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जाना तो दूर की बात है। डायना अपने फॉलोअर्स की नाराज शिकायतें सुन रही थी। उसकी आंखें बर्फ सी ठंडी हो गईं, लेकिन उनमें एक सिनिस्टर चमक थी। ये शुरुआती टकराव भले ही उनकी चांसेस कम कर दे, लेकिन शायद यही एक मौका भी हो सकता था। आज उसने कुछ बड़े मूव्स किए थे, कोई न कोई जरूर नोटिस करेगा। वो बेकार स्टूडेंट्स अब भरोसे के लायक नहीं थे, लेकिन शायद अब उसे खुद ही हाथ गंदे करने होंगे। डायना को अपनी लाई हुई फायर पावर याद आई। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान चमकी। पैनिक क्यों कर रहे हो? उसने ठंडे लहजे में कहा। उन्हें लड़ने दो। अच्छा है अगर वो जीत जाएं, और अगर हार गए तो यही घायल होंगे और अगले कुछ दिनों तक उन्हें हमारी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। तब हमारे पास खुद को साबित करने के और मौके होंगे। लोगों ने उसकी बात पर सोचा, बात में दम था। सब शांत हो गए। सब कुछ समझ लेने के बाद डायना ने ठंडी हंसी हंसी और उसी दिशा में चल पड़ी जिधर स्टूडेंट्स गए थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट में पैट्रिक ने अपनी घड़ी देखी। दोपहर हो चुकी थी, लगभग समय आ गया था। उसने सिर घुमाकर असिस्टेंट की तरफ देखा।
असिस्टेंट समझ गया और बाहर जाने के लिए मुड़ा। उसी पल ऑसवाल्डो की नज़र अचानक उनकी तरफ चली गई। पैट्रिक की ठंडी आंखों में हल्का सा झटका आया। ऑसवाल्डो की आवाज़ धीमी थी लेकिन बेहद ठंडी। टुनाइट आई वॉन्ट टू सी हर कम आउट। पैट्रिक ने ठंडे स्वर में पूछा। ये सलीना का आइडिया है। जाने से पहले उसने मुझसे कहा था अगर आप उसे डिसअपॉइंट करना चाहते हैं तो मैं अभी उस आदमी को वापस बुला सकता हूँ। ऑसवाल्डो का ऑरा और भी भारी हो गया। सलीना बाहर से भले ही माइल्ड दिखती हो लेकिन उसके प्रिंसिपल्स बेहद स्ट्रॉन्ग थे। सलीना का हर एक कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया था। अगर उसकी इजाज़त के बिना उसके प्लान में कोई भी बदलाव किया जाता, भले ही वो उसके फ़ायदे के लिए ही क्यों न हो, तो वो उसे गुस्सा दिला सकता था। ऑसवाल्डो को सलीना के गुस्से से डर नहीं लगता था, उसे डर था उसकी मायूसी और पछतावे से। आदमी ने पलकें झुका ली, उसकी आंखों में हल्की सी ठंडक उतर आई। काश उसकी ये छोटी सी ट्रेजर थोड़ी कमज़ोर होती और उस पर थोड़ा और भरोसा करती। पैट्रिक ने ऑसवाल्डो की बेबसी की एक झलक देखी और नज़रें हटा लीं। उसके दिल में भी हल्की सी हमदर्दी उठी। अगर सलीना ने ये बातें सामने आकर चाहे पैट्रिक से या ऑसवाल्डो से कही होती तो वो किसी न किसी तरह उसे मना ही लेते, लेकिन सलीना ने ये सब तब बताया था जब वो पहले ही अंदर जा चुकी थी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, उसके फैसले के साथ चलना। सलीना ज़रूरत से ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चाहे वो ऑसवाल्डो हो या टर्नर फैमिली। टर्नर फैमिली की हेiress होने के बावजूद उसके अपने भाई के लिए भी उसे देख पाना आसान नहीं था। फ्रेडी की नज़र ऑसवाल्डो और पैट्रिक के बीच घूम रही थी। उसे आने वाले खतरे की आहट साफ महसूस हो रही थी। तभी पैट्रिक का असिस्टेंट लौट आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। पैट्रिक ने बस हल्का सा सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ ही पलों बाद हेनरी का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने कॉल उठाए और उसके चेहरे के भाव देखते ही सब समझ गए कि खबर अच्छी नहीं है। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही हेनरी ने सिर झुकाया और कॉन्फ्रेंस रूम में कंप्यूटर ऑन कर दिया। दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन पर एक विशाल मीटिंग रूम दिखाई देने लगा, लोगों से भरा हुआ। लॉरेंसो और सिडनी सबसे आगे थे, उनके साथ कई और मिडिल एजड लोग। सबके चेहरे पर सख्ती और सीरियसनेस साफ झलक रही थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग ये देखकर घबरा गए और जल्दी से खड़े हो गए। आप लोग यहाँ कैसे? हेनरी ने बात काट दी। सिडनी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। सुना है यूनियन यूनिवर्सिटी में आज ट्रेनिंग मैच है, तो सोचा बच्चों की परफॉर्मेंस देख लें। फ्रेडी ये सब देखकर अपना गुस्सा मुश्किल से दबा पाया। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? यंग मिस्टर टर्नर, मिस टर्नर अपनी मर्जी से अंदर गई है, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। और मान लीजिए वो अच्छा भी परफॉर्म कर ले तो भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अब बाहर से मदद लाना बेकार नहीं है क्या? पैट्रिक ने फ्रेडी को ठंडी नज़र से देखा। पहली बार उसके चेहरे की बर्फीली सख्ती हल्की मुस्कान में बदली। सलीना की तबीयत ठीक नहीं है, वो शांत स्वर में बोला। टर्नर फैमिली उसे डिस्ट्रिक्ट 6 भेजने का रिस्क नहीं ले सकती। फ्रेडी का दिल डूब गया। आप क्या कहना चाहते हैं? पैट्रिक की नज़र फिर से स्क्रीन पर चली गई। उसकी आंखों में हल्की सी तंज की चमक थी। जो लोग सलीना की ताकत से टक्कर नहीं ले सकते और बस उसके खिलाफ चाले चलते हैं, उनमें इतना हक ही कहाँ कि वो चीज़ पाएं जो सलीना को भी नहीं मिल सकती। फ्रेडी की मुट्ठियां कस गईं। जोन 6 का सिलेक्शन हमेशा बेहद सख्त रहा था। डायना के पास भले ही जोन 2 के कुछ अपर लेवल कनेक्शंस हों, लेकिन वो अब भी एक आउटसाइडर थी। पावरफुल पोजीशन तक पहुंचने में उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस उसे रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनने और जोन 6 में एंट्री दिलाने के लिए थी। लेकिन उसने न सिर्फ सब गड़बड़ कर दी, बल्कि बाहर भी इतना मेस छोड़ दिया कि अब उन्हें साफ करना पड़ रहा था। अगर अब उसने इन बिग शॉट्स के सामने कोई भी एक्स्ट्रा चाल चली तो जोन 6 में जाना तो दूर, ये सवाल बन जाएगा कि वो रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बन भी पाएगी या नहीं। फ्रेडी का तो मन कर रहा था डायना का गला ही घोंट दे। सलीना चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। डायना को बस अपनी क्वालिफिकेशन सुरक्षित रखनी थी, लेकिन उसने अंदर जाकर कितनी बेवकूफ़ियां कर डालीं। फ्रेडी गुस्से में स्क्रीन को घूर ही रहा था कि अचानक सिडनी बोल उठा, अरे
ये तो टर्नर फैमिली की वो छोटी लड़की है ना। ये अंदर क्यों गई है और किसी को लीड भी कर रही है? क्या ये कमान संभाल रही है? पैट्रिक हल्के से मुस्कुराया। सिडनी, चिंता मत करो, सलीना बस खेलने गई है। खेलने? सिडनी का चेहरा सख्त हो गया। वो कोई खेलने की जगह है? इतनी खूबसूरत और नाजुक सी लड़की को तुम लोग अंदर कैसे भेज सकते हो? अगर गिर गई, चोट लग गई, तो वो रोएगी कहाँ जाकर? कमरे में सन्नाटा छा गया। सलीना खुद ही काफी लोगों को रुला देती थी, उसे रुलाने वाला कोई होगा, ये सोचना ही मुश्किल था। आप सही कह रहे हैं। पैट्रिक हंस पड़ा। सलीना बाहर आए तो आपको खुद उससे बात करनी पड़ेगी। लोरेंसो के सख्त चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मानना पड़ेगा, जब ये लड़की कमान संभालती है तो काफी केपेबल लगती है। वो छोटे छोटे रैबिट्स उससे काफी डरे हुए दिख रहे हैं। जिसने भी सलीना का असली रूप देखा था, वो ये बात महसूस कर सकता था। इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे मिस टर्नर बेहद डिसेप्टिव थी। उसके सामने खड़े रहना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इंस्टीट्यूट के ज्यादातर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उसके हाथों लगभग त्वचा हो चुके थे। फिर ये स्टूडेंट्स तो क्या ही चीज थे। अगर वो सलीना के सामने डरे हुए चूजों की तरह सिमट जाएं, तो इसमें हैरानी की क्या बात? रिडल्स के अंदर लियोन कंप्यूटर पर काम कर रहा था कि अचानक दरवाजा खुला। बर्फ जैसी ठंडी और नाजुक उंगलियों ने दरवाजा थामा। एल्फी अंदर आया, हाथ में फ्रूट बास्केट था, होठों पर हल्की सी मुस्कान। सुना है हैटी बीमार है, तो देखने चला आया। छोटी लड़की कहाँ है? लियोन ने सिर उठाया और ऑफिस में बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस खड़े इंसान को देखा। उसे लेडी सलीना अपने साथ ले गई। एल्फी की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी भौहों के बीच का लाल सिनबा और भी गहरा लगने लगा। तुम उसका भाई होकर भी उसे रोक नहीं पाए। लियोन ने कनपटी दबाई। रिडल फैमिली इस वक्त केओस में है, उसे बाहर ले जाना ही ज्यादा सेफ था। एल्फी सोफे पर बैठ गया। मुझे अभी एक खबर मिली है। लियोन ने उसकी ओर देखा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? एल्फी हल्के से मुस्कुराया। टर्नर फैमिली की मिस टर्नर यूनियन यूनिवर्सिटी के लाइव एक्शन रोल प्लेइंग में हिस्सा ले रही है। लियोन की आंखों में झटका सा दौड़ गया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत फोन मिला दिया। सलीना ने हैटी को साथ ले लिया था, लेकिन भाई बहन के संपर्क पर रोक नहीं लगाई थी। हैटी का फोन बजा, लेकिन दूसरी तरफ किसी बच्चे की आवाज नहीं आई। मिस हैटी यहाँ नहीं है, वो ट्रिप पर गई हैं। अगर कोई जरूरी बात हो तो 3 दिन बाद कॉल करना। और कॉल कट गया। अब ये साफ था कि हैटी कहाँ गई थी। एल्फी हल्के से हंसा। काफी इंटरेस्टिंग है। लियोन का सिर दर्द करने लगा। सलीना दिखने में तो ऐसी थी जैसे खुद की रक्षा भी न कर पाए। उसके साथ सिर्फ एक लड़की थी, कोई बॉडीगार्ड तक नहीं। ऐसे में वो अंदर जाकर आखिर करना क्या चाहती थी? क्या उन 2 छोटी सी लड़कियों का अंदर जाना खुद मुसीबत को बुलाने जैसा नहीं है? और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पैट्रिक और एंडरसन फैमिली के उस आदमी ने असल में इसके लिए हाँ भी कर दी। एल्फी फर्श से छत तक की खिड़की के पास खड़ा था, नीले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, शायद रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। अगर शॉ फैमिली वाकई कंट्रोल ले लेती है तो टर्नर फैमिली के लिए इंस्टीट्यूट वापस पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। लियोन की आंखें ठंडी और साफ थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एल्फी का चेहरा उदास हो गया। अगर अचानक लियोन ने बात काट दी, क्या तुम्हें पता है कि पूल फैमिली के यंग मास्टर उसके लिए फीलिंग्स रखता है या नहीं? एल्फी एक पल के लिए सन्न रह गया। लियोन लापरवाही से टेबल के सहारे टिक गया, उंगलियों में सिगरेट दबाए हुए। ऑफिस में मौजूद दूसरे इंसान की तरफ देखे बिना बोला, अगर टर्नर फैमिली इंस्टीट्यूट का कंट्रोल वापस पाना चाहती है तो पूल फैमिली में शादी करना सबसे तेज शॉर्टकट है। और अगर लेडी सलीना अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहती है तो एंडरसन फैमिली में शादी उसके लिए बेस्ट चॉइस है। उन 2 आदमियों में से एक उससे प्यार करता है और दूसरा ऐसा है जिसे वो चाहती है, लेकिन उसने कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं। कैपिटल लौटने के बाद से लेडी सलीना ने जो भी किया है उसमें एंडरसन फैमिली को उसने कहीं भी शामिल नहीं किया, सिवाय लोगों को इंटिमिडेट करने के। तुम जानते हो क्यों?
चमकदार ऑफिस में गहरी खामोशी छा गई। काफी देर बाद एल्फी हल्के से क्योंकि जब प्यार नहीं होता तो किसी पर पूरी तरह भरोसा करके उस पर निर्भर भी नहीं हुआ जा सकता। लियोन ने भौहें सिकुड़ी, फिर उसे सू फैमिली के सख्त और अलग नियम याद आए और उसके चेहरे की सख्ती कुछ नरम पड़ गई। मुझे लगता है शायद वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसा है। एल्फी के होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। तुम एक बात भूल गए। लियोन ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। एल्फी की मुस्कान नरम थी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी। उस आदमी ने कभी भी उसे उसकी असली शक्ल के लिए प्यार नहीं किया। वीरान टापू पर लगभग एक ही समय पर दोनों टीमें पहाड़ तक पहुंच गईं। फिर लगभग साथ ही उन्होंने चुपचाप साउथ और नॉर्थ कैंप्स पर कब्जा कर लिया। पीछे कुछ लोगों को गार्ड पर छोड़ दिया ताकि सामने वाली टीम चुपके से हमला न कर सके। टीमें कैंप के किनारे तक चढ़ीं और टैक्टिक्स पर चर्चा शुरू हुई। रिचर्ड ने सबसे पहले बोला, मिसेस एंडरसन, अब लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्या कल रात की तरह सीधी चार्ज कर देंगे 50 लोगों की बढ़त के साथ, भले ही फ्रंट अटैक करना पड़े? सलीना पहाड़ की चोटी पर शांत खड़ी थी, पूरा बैटलफील्ड नीचे से देखती हुई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर हम सच में ऐसे लड़ेंगे, वो बोली, तो सबसे पहले बाहर जाने वाले तुम ही हो, रिचर्ड। केविन ने भौहें सिकुड़ी। मिस टर्नर का मतलब? सलीना ने वो बो और एरो उठाया जो रास्ते में रिचर्ड ने तैयार किया था और मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हारी दी हुई इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा गलत नहीं है तो मेरा अंदाजा है कि अगला कदम ये होगा, वो एक एलीट टीम भेजेंगे एक्सप्लोसिव पैक्स के साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो ब्लास्ट करेंगे और नंबर्स का गैप कम करेंगे। उसी समय थॉमस टीम के सामने खड़ा था, आवाज भारी और सख्त। मुझे एक एलीट टीम चाहिए जो एनिमी की वैंगार्ड को रोक सके। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो 50% से ज्यादा चांस है कि वो स्ट्रॉन्ग अटैक करेंगे और 80% संभावना है कि चार्ज करने वालों में रिचर्ड सबसे आगे होगा। हमें हर हाल में उसे रोकना होगा। जीतने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन घबराओ मत, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हम अपनी फाइनल विक्ट्री से तुम्हारा बदला लेंगे। जिसे एलीट टीम कहा जा रहा था, असल में वो कैनन फॉडर ही थे। जब नंबर्स में पीछे हों तो सीधी लड़ाई मुमकिन नहीं होती। दोनों टीमों के बीच का गैप किसी भी तरह कम करना जरूरी था। बिना सोचे समझे मरने से बेहतर है कंट्रोल्ड सैक्रिफाइस। थॉमस के बोलते ही टीम में कई हाथ उठ गए वॉलंटियर करने के लिए। थॉमस ने उनमें से 10 लोगों को चुना और वही उन्हें प्रायोरिटी रिवॉर्ड दे दिया। वो 10 पलटे और बाकी लोगों को सैल्यूट किया। भाइयों, हम पहले जाएंगे, तुम लोग जरूर जीतना और हमारा बदला लेना। हालांकि सब जानते थे कि असल में कोई मरेगा नहीं, फिर भी टीम में बचे लोगों के दिलों में गर्व और जज्बात की लहर दौड़ गई। शायद इसलिए कि ये बैटलफील्ड पर भरोसे और विश्वास का उनका पहला अनुभव था। गुड लक, बाकी लोगों ने हाथ उठाकर जवाब दिया। हम फाइनल विक्ट्री से तुम्हारा बदला लेंगे। ये दोनों सीन एक ही समय पर चल रहे थे। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे दर्शक एक्साइटेड भी थे और कंफ्यूज्ड भी। अगर वो ये सब अंदाजा लगा सकती है तो मिस टर्नर वाकई टू ऑसम है। थॉमस मुझे बहुत टच कर रहा है, लेकिन केविन की हालत देखकर सारी ब्रदरहुड एक सेकंड में गायब हो जाती है। बस चिल्लाने का मन करता है, थॉमस भागो। अब तो लगने लगा है कि मिस टर्नर कमांड के लिए सच में डेंजरस मटेरियल है। उसकी परसेप्शन डरावनी है। क्या सिर्फ मैंने नोटिस किया है कि दोनों टीम्स की करंट सिचुएशन इस मिस टर्नर की वजह से बनी है? अगर ये एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर ये इंटेंशनल है तो ये लड़की टेरिफाइंग है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मिस टर्नर की बात सच होगी। उसने कहा था बैटलफील्ड पर लोन वुल्व्स सबसे खतरनाक होते हैं, और अब वो सच में लोन वुल्व्स के ग्रुप से टकराने वाले हैं। दोनों साइड्स शायद आखिरी दम तक लड़ेंगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिडनी के चेहरे पर हैरानी साफ थी। ये छोटी लड़की वाकई कमाल की है। कमांड के लिए
परफेक्ट कैंडिडेट है। आमतौर पर बैटलफील्ड पर सुसाइड स्क्वाड्स जैसे टैक्टिक्स तभी इस्तेमाल किए जाते हैं जब कोई और रास्ता न बचे। थॉमस ने उल्टा किया और ये किसी ने सोचा भी नहीं था, और सलीना, केविन और बाकी लोगों की बातें सुनकर ही दूसरी साइड की सोच भांप गई। अगर ये असली बैटलफील्ड होता तो ऐसी इनसाइट सच में डरावनी होती। पैट्रिक ने सलीना की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। टर्नर फैमिली अब इतनी गिर चुकी है कि बहुत से लोग भूल ही गए हैं कि कभी वो कैपिटल की नंबर 1 मिलिट्री पॉलिटिकल फैमिली थी। पीढ़ियों से लॉयल्टी और राइचसनेस फैमिली में अनगिनत मार्टर्स। पिछली जनरेशन में कैलम को छोड़कर जिसने मेडिसिन पढ़ी, बाकी सारे भाई आर्मी में गए थे और टर्नर फैमिली ने सबसे ज्यादा कमांडर्स दिए थे। कहा जा सकता है कि एच कंट्री में हर जनरेशन में एक ब्रिलियंट कमांडर देने वाली इकलौती फैमिली यही थी। सबको लगा था कि इस जनरेशन में ये सिलसिला टूट जाएगा, लेकिन एक्साइल में जी रही टर्नर फैमिली की बेटी ने फैमिली की वही अनमैच्ड इंडिपेंडेंस और करिश्मा इनहेरिट कर ली। ये सच में दिल खुश कर देने वाली बात थी। पैट्रिक खुशी में खुलकर हंस पड़ा। उसके पास खड़ा फ्रेडी और भी ज्यादा ग्लूमी हो गया। उसे अब पूरी तरह पछतावा हो रहा था। उसे सलीना के साथ वो डैम डील कभी नहीं करनी चाहिए थी। सलीना जीत गई और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखकर डिस्ट्रिक्ट 6 के लोग खुद उसे वो बेनिफिट्स ऑफर कर दें, तो विवन अभी कुछ देर पहले सलीना का मजाक उड़ा रही थी कि उसे कमांड की समझ नहीं है, लेकिन अब सलीना का एक्सप्रेशन देखकर उसके दिल में बिना वजह घबराहट उठ रही थी। इम्पॉसिबल, ये जरूर एक फ्लूक होगा। सलीना इतनी सारी चीजें समझ ही नहीं सकती। रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद बाकी लोगों के चेहरे भी काफी बिगड़ चुके थे। इंस्टीट्यूट ने आइलैंड पर 2 मैकेनिक्स भेजे थे ताकि पूरी सरफेस को गोल्ड प्लेट किया जा सके। अगर डायना, जिस पर उन्होंने इतनी उम्मीदें लगा रखी थी, नतीजे न दे पाए, उल्टा किसी लॉसूट में फंस जाए, और दूसरी तरफ सलीना, जिसे उन्होंने बाहर कर दिया था, बेहद शानदार परफॉर्मेंस दे दे, यूनियन यूनिवर्सिटी और डिस्ट्रिक्ट 6 के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स की नज़र में आ जाए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि उन्होंने टर्नर फैमिली के लिए बिना वजह ब्राइडल ड्रेस सिल दी? सिर्फ ये नतीजा सोचते ही शॉ फैमिली के कई हाई लेवल लोग गुस्से से पागल हो गए। कई लोग एक दूसरे को देखने लगे और धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। क्या डायना ने कम्युनिकेटर छुपाकर नहीं रखा था? उसे सिचुएशन के बारे में बता दो और कहो कि अच्छे से परफॉर्म करे। ओके। आइलैंड पर डायना सलीना को मारने का मौका तलाश ही रही थी कि उसके शरीर में छुपा कम्युनिकेटर अचानक वाइब्रेट करने लगा। वो पकड़े जाने से डर गई। कैमरास से बचते हुए कम्युनिकेटर कपड़ों से निकाल लिया। जैसे ही उसने मैसेज देखा, उसका चेहरा एकदम बदल गया। घबराहट और पीलापन साफ दिख रहा था। यूनियन यूनिवर्सिटी को उस पर शक हो चुका था और अब वो उसकी जांच का इंतजार कर रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट 6 के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। इनमें से कोई भी खबर डायना के लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। उसने कम्युनिकेटर को इतनी जोर से भींच लिया कि वो लगभग टेढ़ा हो गया। फिर उसने सिर घुमाकर सलीना की दिशा में देखा। उसकी आंखों में नफरत चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसने उस नफरत को छुपा लिया। कम्युनिकेटर फिर से छिपाया और मिलिट्री एकेडमी के छात्रों की तरफ बढ़ गई। यूनियन यूनिवर्सिटी पहले ही उस पर शक कर रहा था। अगर वो इसी तरह चलती रही तो उसका फ्यूचर शायद यहीं रुक जाता। डायना ने थॉमस और उसकी टीम को ढूंढा और पहली बार अपना घमंड नीचे रखते हुए खुद आगे बढ़कर 10 मेंबर स्क्वाड से बात की। अपने वेपन्स मुझे दे दीजिए, मैं उनकी पावर एनहांस कर दूंगी, तब आपका मिशन और भी परफेक्टली पूरा होगा। जेसिका और बाकी लोग ये सुनते ही सतर्क हो गए। जब एक अनजान छात्र अपनी गन डायना को देने ही वाला था, जेसिका झट से आगे बढ़ी और वो गन उसके हाथ से छीन ली। नो नीड, जेसिका ने डायना पर चिल्लाते हुए कहा। आप तो इंस्टीट्यूट की हाई लेवल मैकेनिक हैं। हम जैसे छोटे कैनन फॉडर्स कैसे हिम्मत करें कि आपको ये सब करने दें? आप साइड में जाकर आराम कीजिए। उनके अजीब रवैये से डायना भड़क उठी, लेकिन बाहर की सिचुएशन याद कर
उसने गुस्से को दबाया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी है? टीम की मैकेनिक होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर दूसरे छात्र की गन लेने की कोशिश की, लेकिन थॉमस ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मिस बैरेट, थॉमस की आवाज़ ठंडी थी, उनके पास एम्यूनिशन पर्याप्त है। हमें किसी एक्स्ट्रा एनहांसमेंट की ज़रूरत नहीं। ये जगह ज़्यादा डेंजरस है। आप साइड में जाकर आराम कीजिए। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। बार बार मना किए जाने पर डायना के चेहरे पर बेचारगी और उदासी झलक आई। तुम लोग, सच जानने वालों को छोड़कर बाकी सब लोग उलझन में थे। उनमें से कई डायना के फैंस थे। ये सीन देखकर कुछ लोग बोल ही पड़े, कमांडर, मिस बैरेट को गन्स देखने दीजिए। वो इतनी स्किल्ड हैं, ज़रूर हमारी फायर पावर बढ़ा देंगी और ज़्यादा एनिमीज गिरा पाएंगी। एग्जैक्टली, फायर पावर हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है। केविन नाम का मैकेनिक हमने सुना भी नहीं। वो बस नाम का होगा। लेकिन मिस बैरेट, वो तो हमारी बिगेस्ट एस हैं। ये सुनते ही जेसिका ने डायना को घूरा, ठुड्डी ऊपर उठाए और बोली, थॉमस ने कह दिया कि ज़रूरत नहीं है। अब भी बहस करोगी? मार खाना है क्या? जेसिका की तीखी नज़र देखते ही डायना के पक्ष में बोलने वाले तुरंत चुप हो गए। डायना जहाँ भी जाती थी, लोग उसे पूजा करते थे। इतनी ठंडी प्रतिक्रिया उसे पहली बार मिली थी। उसका खून खौल उठा, लेकिन इमेज बचानी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं लड़ाई में मदद नहीं कर सकती, तो भी टीम की फायर पावर मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है। ज़रूरत पड़े तो कभी भी मुझे बुला लेना। ये कहकर वो अपने लोगों के साथ वहां से चली गई। ये औरत अचानक इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई? इतनी इजी गोइंग कैसे हो गई? मेरी गॉडेस तो हमेशा से ही इजी गोइंग रही है। थॉमस और जेसिका कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। अरे, जेसिका ने मिस टर्नर के बारे में क्या कहा था याद है? कि उसने गन्स में लाइव अमो डाला था। ऐसे में कौन टीम के वेपन्स उसे छूने देगा? वो तो जेसिका का दावा था। किसी ने होते देखा क्या? मुझे पूरा शक है कि ये मिस टर्नर की चाल है, मेरी गॉडेस और थॉमस की टीम के बीच फूट डालने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है कि जेसिका झूठ बोल रही है? उसका टेम्पर तेज हो सकता है, लेकिन वो झूठ ही नहीं है। मैं अपने क्लासमेट पर शक नहीं कर रहा। मुझे बस लगता है कि उन्हें सलीना ने यूज़ किया है। मत भूलो, सलीना ने शुरू से कहा था कि थॉमस की टीम में उसका इनसाइडर है, इसलिए वो सब कुछ इतनी साफ जानती है। तो नेचुरली वो मेरी गॉडेस को बदनाम कर सकती है और पूरी टीम में फूट डाल सकती है। ये बात तो सही लगती है। क्या केविन की टीम में इनसाइडर जेसिका ही हो सकती है? सलीना की टीम में? ये सब सुनकर एक अजीब सी खामोशी छा गई। केविन कुछ पल चुप रहा, फिर सिर उठाकर सलीना की आंखों में देखा। अगर सामने वाली साइड सच में ऐसा करती है, तो हम जवाब कैसे देंगे? सलीना ने वो पकड़े हाथ से जमीन की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम क्या सोचते हो अगर मैं उनकी ग्लोरियस लिटिल टीम को, जिसे हमने बाहर भेजा है, 3 तरफ से एम्बुश करके बिना किसी गेन के पूरी तरह वाइप आउट होने दूं, तो क्या वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, ऊपर से नीचे तक, और ज्यादा लड़ने को तैयार नहीं हो जाएंगे? भीड़ फिर से चुप हो गई। अचानक सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं था, ये उन्हें पागल बनाकर मरते दम तक लड़ने पर मजबूर करना था। अब उन्हें समझ आया कि सलीना ने क्यों कहा था कि अगली बार उनका सामना लोन वुल्व्स के ग्रुप से होगा। उसके पीछे खड़े लोग एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। उस पतली सी फिगर की तरफ देखते हुए रिचर्ड ने मन ही मन कहा, सो रूथलेस। यास्मिन ने हाथ उठाकर उसे मुक्का मारा। दुश्मन के साथ मर्सी की बात कर रहा है। केविन ने धीमी आवाज में कहा, उसने कुछ गलत नहीं किया। बैटलफील्ड पर कमांड करते वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी अपने लोगों की सेफ्टी होती है। ऐसी जगह पर अगर तुम मर्सी दिखाओ, तो इसका मतलब है कि तुम इस पोजीशन पर खड़े रहने के काबिल ही नहीं हो। सलीना ने पीछे नहीं देखा, लेकिन जैसे उसे सब सुनाई दे रहा हो, वो मुस्कुराकर बोली, तो सब सेटल हो गया? कोई कुछ नहीं बोला। सलीना ने वो कसकर थामा। उसकी नर्म आवाज अचानक फर्म हो गई।
अगर सब तय हो गया है तो चलो अब अटेंशन। पहली और दूसरी पंक्ति दाईं तरफ लाइन बनाओ, पांचवी और छठी पंक्ति बाईं तरफ। स्क्वाड लीडर्स अपनी अपनी टीम को लीड करेंगे और कैंप लाइन के दोनों ओर से अप्रोच करेंगे। आधे घंटे बाद दोनों तरफ की डिफेंसिव लाइनों को समेटो और 3 दिशा आना है। एक भी नहीं बचना चाहिए, कोई भी भागने नहीं पाए। दूसरी तरफ थॉमस उस दिशा को देख रहा था जहां ग्लोरी स्क्वाड के 10 लोग आगे बढ़ चुके थे। उसका चेहरा बाहर से शांत था, लेकिन दिल के अंदर की जिज्ञासा छुप नहीं पा रही थी। दुश्मनों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी और किसी भी एंगल से देखा जाए तो उन्हें अलग अलग तोड़ने की कोई वजह नहीं बनती थी। अगर केविन होता तो वो जरूर सामने से सीधा टकराने का फैसला करता, जो उनके लिए सबसे फायदेमंद होता। लेकिन टीम का ये नया कमांडर थॉमस को अजीब सी बेचैनी दे रहा था। वो सोचने लगा, आखिर ऐसा कौन इंसान हो सकता है जिसके लिए केविन ने अपनी पोस्ट खुशी खुशी छोड़ दी। जेसिका ने पूछा, थॉमस वो निकल चुके हैं, क्या हम यहीं रुककर खबर का इंतजार करें? बिल्कुल नहीं। थॉमस ने तुरंत अपनी भावनाओं को दबाया, बंदूक उठाए और पलटना होगा। 20 मिनट बाद थॉमस द्वारा भेजी गई ग्लोरी स्क्वाड की टुकड़ी आधे पहाड़ की ऊंचाई पर यास्मिन की टीम से टकरा गई। दोनों तरफ के लोग जैसे ही आमने सामने आए, बिना एक पल गंवाए भीषण फायरिंग शुरू हो गई। ग्लोरी स्क्वाड लगभग पागलपन की हद तक लड़ रही थी। बंदूक के कसकर थामे हुए, न निशाने की परवाह न गोलियों की, बस सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा गिराने की जिद। और सच यही था, निडरता ही सब कुछ होती है। यास्मिन की अगुवाई वाली टीम ग्लोरी स्क्वाड के इस दबाव के सामने तुरंत दब गई। डैम इट, ये तो पूरी तरह पागलपन है। यास्मिन और रिचर्ड कब तक पहुंचेंगे? यास्मिन जमीन पर लेटी अपनी घड़ी देखी और बोली, आधे घंटे में बस 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट और टिके रहो। ऐसी डिफेंसिव लाइन को तोड़ने और बेवजह की कुर्बानियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अब भी लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग ही था। यास्मिन को सलीना का ऑर्डर याद आया। उसने ठंडी आवाज में कहा, 10 मिनट बाद बाहर निकलना और उनकी एम्यूनिशन इकट्ठा करना। उधर थॉमस ने देखा कि दोनों तरफ की फायरिंग शुरू हो चुकी है और वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो लड़ाई के दायरे में कदम रखने ही वाला था, अचानक रुक गया। कुछ गड़बड़ है, नंबर सही नहीं बैठ रहे थे। अगर सामने वाकई कोई बड़ी टुकड़ी आ रही होती तो चाहे पहाड़ बीच में हो, इतनी कम हलचल नहीं हो सकती थी। थॉमस को लगभग उसी पल समझ आ गया, वो धोखा खा चुका है। लेकिन फैसला लेने से पहले ही आसपास के जंगलों में लड़ाई की आवाज अचानक 10 गुना तेज हो गई। उसी समय उसके ईयरपीस में एक घबराई हुई आवाज गूंजी, कमांडर, हालात खराब हैं, उनकी फोर्स बटी हुई है। यास्मिन का ग्रुप मेन फोर्स ही नहीं है और रिचर्ड कहीं छुपा हुआ है, उसने हमारे 2 लोगों को ऑलरेडी बाहर कर दिया है। थॉमस का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल एक साथ दौड़ पड़े। जेसिका ने बंदूक थामी और आगे लिपकी। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो उन्हें बचाने चलते हैं। थॉमस ने उसे झट से पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। जेसिका ने उसे अविश्वास से देखा। लेकिन हम यूं ही उन्हें खत्म होते हुए नहीं देख सकते, है ना? असली लड़ाई में एलिमिनेट होने का मतलब होता है मौत। थॉमस ने खुद को जबरन शांत किया और ईयरपीस में पूछा, क्या उन्होंने हम पर अटैक किया है? नहीं, वो हमें धीरे धीरे थकाना चाहते हैं। छुपे हुए हैं, लेकिन हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं। ऊपर से रिचर्ड अंधेरे में छुपा बैठा था। इस हालात में सामने की तरफ से सिर्फ एक इंसान भी हो तो पूरी टीम को साफ कर सकता था। ये सच में इतिहास की सबसे बदकिस्मत ग्लोरी स्क्वाड बनने वाली थी। थॉमस ने गहरी सांस ली। अब ध्यान से सुनो, ईयरपीस में लड़ाई के लिए तैयार आवाजें भर गईं। 3 गिनती पर तुरंत खड़े हो जाना, न इधर देखना न उधर, न रुकना न कुछ सोचना। 1 2 3। अपनी पूरी रफ्तार से सीधे आगे दौड़ो। थॉमस रुका नहीं, पूरी ताकत से चिल्लाया, चार्ज। ईयरपीस में तेज सांसों और भागते कदमों की आवाज गूंज उठी। बचे हुए टीम मेंबर्स ने सारी फेक ड्रग्स उठा ली, पीछे मुड़कर नहीं देखा और यास्मिन व बाकी लोगों की दिशा में अपनी पूरी स्पीड से दौड़ पड़े।
थॉमस की आवाज लगातार गूंजती रही। इस एक्सरसाइज में हम सबका सिर्फ एक ही मकसद है, इस गेम को जीतना। सिर्फ जीतकर ही हम उन भाइयों के साथ इंसाफ कर सकते हैं जो पहले एलिमिनेट हो गए। याद रखो, यही सब हमें भविष्य में झेलना होगा। आज ये बस एक प्ले में अस्थायी जुदाई है, लेकिन असली बैटलफील्ड पर ये जिंदगी और मौत की सच्ची विदाई होगी। लेकिन मौत सामने हो तब भी पीछे नहीं हटना, रुकना नहीं और गिरना तो बिल्कुल नहीं। यूनियन यूनिवर्सिटी में कदम रखते वक्त जो ओथ हमने ली थी, उसे याद करो। थॉमस की आवाज भर्रा गई। वो चिल्लाया, इस वक्त जीत की सारी उम्मीदें तुम सबके कंधों पर हैं। बहादुर बनो, आगे बढ़ो, मुझसे कसम खाओ, हमें ये लड़ाई जीतनी ही है। दुश्मन को दिखा दो कि हम नेवर गिव अप। हेडफोन से तेज दौड़, हंसी और जान झोंक देने वाले जज्बे की आवाजें एक साथ सुनाई दी। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब कुछ भटके हुए लोग हमें रोक नहीं सकते। जीत के बिना चैन नहीं मिलेगा। कुर्बानियाँ होंगी, लेकिन जीतना जरूरी है। यास्मिन ने देखा कि गोलियों की बारिश के बीच एक पूरा झुंड उनकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। उसके अंदर भी लड़ाई की आग भड़क उठी। वो चीते की तरह उछल पड़ी। बाहर निकलो, इन्हें खत्म करो, किसी ने घबरा कर चिल्लाया, यास्मिन। लेकिन यास्मिन बहुत तेज थी, वो रुकी नहीं। और फिर किसी ने परवाह करना छोड़ दी। सबने बंदूकें उठाई और उसके पीछे पीछे टूट पड़े। यास्मिन सच में लापरवाह नहीं थी, बस कोई और रास्ता नहीं था। उनकी कमांडर ठीक पीछे थी। अगर कोई डिफेंस लाइन पार कर गया और पहाड़ की चोटी पर अकेला छूट गया, सलीना की तरह, तो वो बेहद खतरनाक होता। बैटलफील्ड पर अपने जनरल को खो देना सबसे बड़ा टाबू होता है। एक पल में लड़ाई फिर से पूरी तरह अराजक हो गई। पहाड़ की चोटी पर खड़ी सलीना पूरे बैटलफील्ड को नीचे देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी स्मर्क थी। हैटी ने यास्मिन को बाहर दौड़ते देखा और भौहें सिकोड़ लीं। सलीना, क्या तुम यास्मिन को सजा दोगी? आखिर सलीना का ऑर्डर था, कोई कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। यास्मिन इस तरह बाहर निकली और दूसरी तरफ इतने फेक ड्रग्स थे, कैजुअल्टीज तो तय थी। सलीना हल्की से हंसी। हैटी, तुमने कभी यूथफुल विगर के बारे में सुना है? हैटी ने सिर घुमाकर नीचे चल रही आग जैसी लड़ाई को देखा। वो नहीं जानती थी, क्योंकि शायद उसके अंदर वो चीज कभी थी ही नहीं। सलीना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, जब इंसान जवान होता है ना, तो उसे जिंदगी में कुछ बार इम्पल्सिव होना ही पड़ता है, खासकर इस उम्र में और इस जगह पर। अगर हम उन्हें अभी खुलकर लड़ने नहीं देंगे, तो शायद फिर कभी उन्हें ऐसा मौका मिले ही नहीं।